प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो पाठ्यपुस्तक है, इस प्रथम प्रश्न पत्र में एक पाठ्यपुस्तक लगी हुई है रीतिकालीन काव्य संग्रह के नाम से या रीतिकालीन काव्य के नाम से, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का जो तीसरा कालखंड है रीतिकाल, उससे संबंधित 3 काव्य धाराएँ हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इन तीनों काव्य धाराओं से कुल मिलाकर के 8 कवियों की कविताएं आपकी इस पाठ्यपुस्तक में संकलित हैं। हमने अभी आरंभिक 3 कवियों केशवदास, बिहारी और घनानंद, इन तीनों कवियों की कविताओं का हमने अध्ययन कर लिया है। घनानंद के हाल ही के इस अध्याय में हमने 20 पदों का अध्ययन किया 8-9 ऑनलाइन कक्षाओं में, और अभी की जो 2 ऑनलाइन कक्षाएं हाल ही की जो हुई हैं उसमें मैं घनानंद जी के ऊपर एक मॉडल उत्तर आपके सामने लेके आया हूं, और उसी का हम पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं से अध्ययन करते आ रहे हैं। और उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम 8वें बिंदु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 8वां बिंदु है घनानंद की काव्य में भाव पक्ष की प्रधानता है, जबकि कला पक्ष एक तरह से नगण्य तो नहीं है, स्वतः ही कला पक्ष इनके काव्य में संवर गया है। देखिए, रीतिमुक्त कवियों का ध्यान कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष पर अधिक रहा है। घनानंद ने कला संबंधी अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा भी है, लोग हैं लागे कवित बनावत, लोग हैं लागे कवित बनावत, मोई तो मेरे कवित बनावत। अर्थात जो लोग हैं, जो रीतिबद्ध काव्य धारा के, वो तो जानबूझ करके इन कविताओं की, इन पदों की सृजना करते हैं, इन कविताओं की रचना करते हैं, जिसमें छंद है, अलंकार हैं, शब्द शक्ति है, काव्य गुण हैं, रीतियाँ हैं। इनका जानबूझ करके ठूस ठूस करके उस कविताओं में, उन पदों में प्रयोग करते हैं और कला पक्ष को संवारते हैं। लेकिन घनानंद कहते हैं, मोई तो मेरे कवित बनावत, अर्थात मेरी कविता तो मेरे हृदय की प्रतिछाया है, मेरी हृदय की भावनाओं से स्वतः ही कविता का सृजन हुआ है। मैंने जानबूझ करके कोई कविता नहीं लिखी, हृदय में इस प्रेम को लेकर के, वेदना को लेकर के जो भावनाएं उमड़ी थी, वही कविता का रूप बन गई है। तो घनानंद की कविताओं में एक तरह से भावना पक्ष, हृदय पक्ष का, अनुभूति पक्ष की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। अर्थात अन्य कवि परिश्रम और अभ्यास से कविता लिखते हैं, परंतु मेरे कविताओं को तो मेरी स्वयं की भावनाओं ने बनाया है। अतः रीतिकाल तो कला प्रधान युग रहा है, परंतु रीतिमुक्त कवियों का काव्य भाव पक्ष से पूरी तरह से भरा हुआ है, यानी भावनाओं से भरा हुआ है। एक उदाहरण यहाँ पर, मित्र सुजान अनीति करो जिन जिन यन मत, हे मित्र सुजान, तुम इस तरह से अन्याय मत करो। हाहा ने हुजी मोई अमोई, हाहा मैं सौगंध खाती हूँ कि इस तरह से आप मुझे मोही यानी मोहित करके, इस तरह से अब आप मेरे को मन से नहीं उतार सकते हैं, आप मुझे भूल नहीं सकते। अमोह्य निर्मोही मत बनो, निर्दय निष्ठुर मत बनो, मुझे अपने मोह से दूर मत रखो। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, अर्थात मेरी नज़र को, मेरी दृष्टि को और कहीं ठोर ठिकाना नहीं है, आपके सिवाय केवल आप ही से एकनिष्ठ और घनिष्ठ प्रेम किया है। फिरी त्रिग रावरे रूप की दोही, अर्थात ये मेरे नेत्रों में केवल आप ही का ही सुंदर सौंदर्य बसा हुआ है, केवल आप ही के सौंदर्य को इन नेत्रों ने स्थान दिया है। इन नेत्रों में किसी और की छवि नहीं है, किसी और की छाप मेरे हृदय पे नहीं है, केवल आप ही का ही प्रेम, केवल आपसे ही प्रेम मैंने किया है। आँखें मूंदी वो बात दिखावती है, दूसरा उदाहरण है, जब आँखें मूंदते हैं तो तुम्हारी मधुर मधुर स्मृतियाँ आँखों के सामने तरोताज़ा हो जाती है, एक बिंब बन जाता है, चित्र बन जाता है। सोनी जागनी बात ही पेकिल है, और जो कोई व्यक्ति जानना चाहता तो सोते वक्त भी उन बातों की अनुभूति कर सकता है, जागते वक्त भी उन्हीं मधुर स्मृतियों की अनुभूति कर सकता है। पेकी ले यानी देख लो, कोई परीक्षा करके भी देख सकते हैं। इसी तरह से 9वें बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं। घनानंद जी के काव्य में जो प्रेम व्यक्त हुआ है, वो लौकिक से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। पहले ये प्रेयसी सुजान से प्रेम करते थे, और उसके बाद में यही प्रेम जो है कृष्ण भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। रीतिबद्ध व रीतिसिद्ध कवियों ने राधा कृष्ण को अपने काव्य का नायक नायिका बनाकर अपना श्रृंगार वर्णन प्रस्तुत किया है। रीतिमुक्त कवियों ने अपनी वीर वेदना को अपनी प्रेयसी के नाम को संबोधित करते हुए व्यक्त की है। यही प्रेयसी उनके लिए आगे चल करके राधा कृष्ण का अलौकिक प्रेम से
युक्त हो जाती है। यानी घनानंद के काव्य में हम देखते हैं तो सुजान प्रेयसी से वो प्रेम करते थे, और सुजान जब घनानंद को मोहम्मद शाह रंगीले के द्वारा जब देश निकाला दिया जाता है तो घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान से भी चलने को आग्रह करते हैं, लेकिन वो नहीं चल पाती और इससे घनानंद को बहुत ठेस पहुंचती है, उनको बहुत कष्ट और पीड़ा होती है और जीवन भर उनके वियोग में वो वेदना और कष्ट सहते रहते हैं। अंततः वो वृंदावन में जा कर के कृष्ण भक्ति में, यानी इसी सुजान नाम में ही एक तरह से कृष्ण भक्ति करते हैं और कृष्ण के रूप में वो अपनी प्रेयसी सुजान को ढूंढते रहे। देखिए एक उदाहरण यहाँ पर, गण आनंद जीवन प्राण सुजान तिहारिये बातनी लीजिए जो, नित नीके रहो तुम चाऊं का वह आशीष हमारी लीजिए जो। यानी घनानंद जब दरबार को छोड़ करके जाते हैं तो उनका तब तक तो लौकिक प्रेम होता है, जब वो गोकुल में जाकर के बसते हैं तब अलौकिक प्रेम में परिवर्तित होता है। फिर भी घनानंद अपनी प्रेयसी को शुभकामनाएं देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं, तुम जहाँ कहीं भी रहो लेकिन हमारी दोस्ती बरकरार रहें, लेकिन तुम सुख शांति चैन से रहो, तुम्हारी मैं मंगल कामनाएं करता हूँ। इसलिए देखिए घन आनंद अर्थात घना आनंद देने वाली, जीवन जीने के आधार, प्राणों के आधार है प्रेयसी है सुजान। तिहारी यानी तुम्हारे बातनी, यानी आपके साथ में जो मधुर बातें हमने जो की थी, मधुर स्मृतियाँ लीजिए जूँ, अर्थात उन बातों को अपने हृदय में वैसे ही बसाए रखना और मुझे याद करते रहना। नीते नीके रहो अर्थात नित्य यानी हमेशा, प्रतिदिन, नीके यानी अच्छी तरह से तुम रहना। तुम्हें चाहूँ का अर्थात मैंने तुमसे प्रेम तो किया है लेकिन अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कैसे ये प्रेम बरकरार रह पाएगा। फिर भी मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ, तुम अच्छी तरह से रहना। वह आशीष हमारी लीजिए जो, अर्थात हमारा आशीर्वाद तुम्हारे प्रति हैं, तुम्हारी मैं मंगल कामनाएं करता हूँ। तो इस तरह से उनका लौकिक प्रेम ही अलौकिक प्रेम में परिवर्तित होता है। अगला बिंदु है 10वां, मुक्तक काव्य शैली। इस काव्य धारा के कवियों ने रीति युगीन अन्य धाराओं के समान ही मुक्तक शैली को अपनाया है। मुक्तक का तात्पर्य प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र हैं। जिस तरह से प्रबंध काव्य के सर्गों में जो अनवरत जो कथा चलती है, प्रत्येक पद एक दूसरे से पूर्वापर संबंध से युक्त होता है, जुड़े हुए रहते हैं। हर कथा, उस कथा में से एक भी पद बाहर निकाल लिया जाए तो उसकी श्रृंखला टूट जाती है। जिस तरह से मोतियों की लड़ियों में से एक मोती बाहर निकाल लिया जाता है तो वो माला खंडित हो जाती है। उसी तरह से यहाँ प्रत्येक पद रीति मुक्त काव्य में, इस मुक्तक शैली में प्रत्येक पद अपना आप में स्वतंत्र होता है, उससे पूर्व और पश्चात के पदों से कोई लेना देना नहीं है। हर पद की भूमिका अपने को बनानी पड़ती है कि इसमें नायक नायिका से कह रही है या नायिका नायक से कह रही है या दो प्रेमी पात्रों की वेदना का चित्रण है या संयोग का चित्रण है। उस पद को पढ़ने पर ही उसकी भूमिका बांधनी पड़ती है, तो वो मुक्तक पद कहलाते हैं। देखिए इसका कारण स्पष्ट है कि ये शैली तत्कालीन वातावरण के लिए उपयुक्त थी, अनुकूल थी। हर काव्य में इस काव्य में, मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध हमें देखने को नहीं मिलता है। कल्पना की समाहार शक्ति भी यहाँ तो है, हर पद काल्पनिक, उसमें कल्पना की समाहार शक्ति मौजूद है। अतः घनानंद आदि जो स्वच्छंद कवियों का काव्य हैं वह भी मुक्तक काव्य शैली से युक्त हैं। कोई सा भी यहाँ उदाहरण आप यहाँ पर दे सकते हैं, प्रत्येक पद की कोई भी एक पंक्ति दे करके कि उससे पूर्वापर कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ बिंदुओं में मैंने 2-2, 3-3 उदाहरण दे रखे हैं, उनमें से एक उदाहरण आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। यानी मुख्य परीक्षा में जब प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करते हुए आप प्रमाण पुष्ट शैली में जब आप उसे लिखेंगे तो 2-3 पंक्तियों का आप उदाहरण जरूर दें उसी से संबंधित, तो आपके अच्छे से अच्छे अंक आएंगे। 11वें बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 11वां बिंदु है काव्य पद्धति। इस धारा के कवियों ने प्रारंभ में रीतिबद्ध कवियों के समान रीति नियमों को ग्रहण किया, परंतु बाद में धीरे धीरे उनका त्याग किया। प्रचलित कवि समय यानी तत्कालीन समय में जो तत्कालीन कवियों ने जिन काव्य रूढ़ियों को अपनाया, जिन तरीकों को अपनाया, जो तरीके परंपरा से चले आ रहे हैं वो कवि समय कहलाते हैं। तो हर समय वो हर कवियों के साथ वो चलते आ रहे हैं, वही परंपराएं। इसी तरह से काव्य रूढ़ियों को भी अपनाया, क्योंकि ये कवि भी दरबारी थे। इन्होंने स्वानुभूतियों की अभिव्यक्ति की प्रेरणा से काव्य रचना की है। अतः स्पष्ट है कि इनकी काव्य दृष्टि सच्ची कविता के मर्म को समझकर सहजानुभूति एवं सच्ची प्रेरणा के महत्व को स्वीकार किया था। इनके काव्य में काव्यतर तत्वों के स्थान पर अनुभूति की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। अगले बिंदु की ओर हम आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदु है स्वच्छंद प्रेम या रोमांसिकता। इन कवियों के जीवन एवं काव्य में
स्वच्छंद प्रेम की प्रधानता है। स्वच्छंद प्रेम का अर्थ है इन्होंने विशुद्ध सौंदर्यानुभूति की प्रेरणा से जाति, समाज एवं धर्म के बंधनों की अवहेलना की और अवहेलना करते हुए ऐसी नायिकाओं से प्रणय संबंध स्थापित किया जो अन्य जाति की या अन्य धर्म से संबंधित थी। यानी जाति पाति के बंधन को इन्होंने तोड़ा और एक तरह से रूढ़ियों और बंधनों को तोड़ते हुए स्वच्छंद प्रेम इन्होंने किया। घनानंद को भी प्रेम के क्षेत्र में पर्याप्त साहस, संघर्ष एवं त्याग का परिचय देना पड़ा। मित्रों के उपहास भी सहने पड़े, समाज के द्वारा बहिष्कार, राज दरबार से बहिष्कार, आश्रयदाताओं का विरोध भी इनको सहन करना पड़ा। ये सभी कुछ सहते हुए भी सत्यता, गंभीरता, औदार्यता यानी उदात्तता, महानता आदि का इन्होंने अपने वियोग वर्णन में अपनी प्रेयसी की वियोग वेदना को सहते सहते उच्चतम कोटि का परिचय दिया है। देखिए, जब ते निहारे गण आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगे लागी रही चाह की। अर्थात गणानंद कह रहे हैं कि हे सुजान प्रेयसी, घना आनंद देने वाली, घना प्रेम देने वाली हे सुजान प्रेयसी, सुनिए, जब से तुम्हें निहारा है, जब से तुम्हें देखा है, दर्शन किया है, तब से मेरे इन नेत्रों में एक तरह से अनोखी आग लगी हुई है। मेरे हृदय में अनोखी अनुपम आग, वियोग वेदना की आग लगी हुई है। केवल चाह की यानी प्रेम की, प्रणय वेदना की आग है। भय अति निष्ठुर मिटाई पहचानी डारी। और नायिका कह रही है नायक से, हे प्रियतम, आप तो अत्यंत निर्दयी निष्ठुर हैं, आपने तो सारी जान पहचान मिटा डाली। यानी हमने पूर्व में प्रेम किया था, उन सारी स्मृतियों को आपने मिटा दिया है, आपने तो मुझे भी भुला दिया है। यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। बस केवल यही दुख की एक रट लगी है कि आपने प्रेम करके मुझे क्यों भुला दिया, उन स्मृतियों को क्यों समाप्त कर दिया। आपने तो जान पहचान तक समाप्त कर दिए, क्योंकि मेरा तो एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम है आपसे। मेरे हृदय पर और किसी अन्य प्राय पुरुष के प्रेम की कोई छाप नहीं है। तो यहाँ अपना स्पष्टीकरण दिया है नायिका ने नायक से। 13वें बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। भाषा एवं छंद। घनानंद ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया अपने काव्य में। प्राय रीतिकालीन सभी कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और ये भाषा घनानंद के काव्य में अत्यंत साफ सुथरी है और उन्होंने अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए, हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए इसी ब्रज भाषा का चयन किया है। छंदों में घनानंद जी ने सवैया और कवित, ये दो छंद उनके प्रिय छंद हैं और इन्हीं का ही उन्होंने अपनी घनानंद पदावली में इसका प्रयोग किया है। ब्रज भाषा में घनानंद की जो ब्रज भाषा है उसमें चित्रात्मकता, आंखों के सामने चित्र बन जाता है, लाक्षणिकता है, नांद सौंदर्य है, पद मैत्री, सामासिकता, कम शब्दों में अधिक बात कहना, जनपदीय शब्दों का प्रयोग, विरोधमूलक शब्दों का प्रयोग आदि का प्रयोग बड़ी कुशलता से हुआ है। यानी ब्रज भाषा के वो पारखी कवि हैं। इस प्रकार घनानंद ने ब्रज भाषा का शुद्ध व परिष्कृत रूप अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। प्यास भरी बरसे तरसे, मुख देखन को अखियाँ दुखदाई। यानी कहने का तात्पर्य, हे प्रीतम, आपकी दया कृपा जब मेरे ऊपर होगी, यानी प्रेम जल की जब वर्षा होगी, तभी मेरी प्यास बुझेगी। और ये मेरा जो है, मेरे नेत्र तुम्हारे मुख सौंदर्य को लगातार देख रहे हैं, इसलिए मेरी आंखें तुम्हारे दर्शनों की प्यासी हैं और ये दुखी रहती हैं। जब तक आप दर्शन नहीं देंगे तो आपके दर्शन लाभ पाकर के ही मेरे नेत्रों को तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। इसी तरह से मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी देखिए। कहूँ कल पाई है सु कैसे कल पाई है प्रियतम। यदि आप इसी तरह से, हे निर्दयी निष्ठुर प्रियतम, आप अपनी प्रेयसी को इस तरह से वियोग वेदना में कष्ट और पीड़ा देते रहेंगे तो आप कैसे सुख शांति और चैन से रह पाएंगे। कहूँ कल पाई है सु कैसे पल पाए, यानी जो दूसरों को परेशान करता, पीड़ित करता है, दुख देता है, वह स्वयं भी सुख शांति चैन से नहीं रह पाता। पहले कल पाए का अंत है कल्पना, पीड़ित करना, दूसरे कल पाए का अंत है सुख शांति चैन से रहना। इसी तरह से कारी कूर कोकिला कहारो बेर काटती रही, बेर काटना, दुश्मनी निकालना, यानी कोयल का बोलना, काली क्रूर निर्दयी निष्ठुर कोयल की बोलना वियोग वेदना को और बढ़ाना होता है। तो ऐसा लगता है कि कोई दुश्मनी निकालना। अब हम निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि स्वच्छंद धारा के कवियों में, यानी रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों में घनानंद का नाम सर्वोपरि है। भाव, भाषा, प्राकृतिक सौंदर्य, सभी दृष्टियों से घनानंद की समता यानी समानता
रीतिकाल का कोई रीतिमुक्त काव्यधारा का कोई अन्य कवि नहीं कर सकता। भावों की सूक्ष्म अतिसूक्ष्म दशाओं का वर्णन करने में तो गणानंद अकेले हैं और हृदय की प्रेम पीड़ा को अभिव्यक्ति देने में गणानंद को अद्भुत सफलता मिली है। गणानंद की स्वानुभूति यानी स्वयं जो अनुभूत की गई उन विचारों के आवेग में काव्य नियमों के बंधन स्वतः शिथिल होकर बिखर गए हैं। बंदी बंधाई परिपाटी पर ये चले नहीं हैं, क्योंकि बंदी बंधाई लीक पर गणानंद कभी नहीं चले। उन्होंने अपने अंतर्मन, आत्मपीड़ा, आत्मनिवेदन, स्वानुभूति, उन्मुक्त प्रेम, प्रेम की पीर, वेदना की कसक को अपनी अंतरात्मा से सफल अभिव्यक्ति दी है। ये सेज और भावुक कवि थे। रीतिमुक्त काव्य की सभी प्रवृत्तियाँ यानी सभी विशेषताएं जो रीतिमुक्त काव्यधारा की है वो हमें गणानंद के काव्य में दृष्टिगत हो जाती है। अतः इस धारा के गणानंद यानी रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के गणानंद श्रेष्ठ कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं, इस धारा के वे अग्रणी कवि हैं। ये पंक्ति पूरी तरह से इस मॉडल उत्तर को पढ़ने पर हमें चरितार्थ हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तक मैंने आपकी इस पाठ्यपुस्तक के 3 अध्याय पूर्ण करा दिए हैं। उनकी कविताओं को पूर्ण कराने के उपरांत तीनों कवियों पर 3 मॉडल उत्तर मैंने आपके समक्ष रखे हैं और इनके PDF नोट्स भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने सेंड कर दिए हैं, वहाँ से भी आप ओपन करके देख सकते हैं। साथ ही ये YouTube चैनल पर ये सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। विषयवार प्लेलिस्ट हैं, आप लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सारे वीडियोज ओपन हो जाएंगे विषयवार। जो विद्यार्थी पहली बार इन वीडियोज को देख रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर करें और पहली बार इस YouTube चैनल के पे वो आए इन YouTube चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने पर ही महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मॉडल आंसर जो गणानंद जी पे हमने हाल ही की पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाएं और आज की इस ऑनलाइन कक्षाएं 3 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने इसको पूर्ण किया है और मुख्य परीक्षा में इस ऐसे ही प्रश्न आते हैं गणानंद जी पे, तो आपको इसी तरह से उत्तर आपको लिखने हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो आपके 4थे अध्याय पर हम लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।